डियर स्टूडेंट्स, हेलो एंड वेलकम। तो आज हम क्लास 11 फिजिक्स में न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन फाइनली स्टार्ट करेंगे। ठीक है, लास्ट क्लास भी यही चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं, पर लास्ट क्लास बस इंट्रोडक्शन अबाउट फोर्स, इनर्शिया, मोमेंटम ये सब देखे थे, लिनियर मोमेंटम। ओके, तो फोर्स के बारे में वहाँ पे डिफाइन किए थे। एक्चुअली में आज का जो टॉपिक होगा दैट इज़ न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, फिर से फोर्स को ही डिफाइन करना है। ओके, तो आज का जो लेक्चर होगा यहाँ पे जो चीज़ें हम सीखेंगे, जानेंगे, कुछ क्या मैक्सिमम चीज़ें 50% चीज़ें हमें लगेगा कि पिछले लेक्चर जैसे ही रिपीट किया जा रहा है। ठीक है, पर न्यूटन का लॉ तो है, पढ़ना तो है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का स्टेटमेंट बहुत ही सिंपल सा है। यहाँ तक कि ये जो स्टेटमेंट जो है, जो हम इनर्शिया में एक बार समझ चुके हैं, वैसा ही फिर से रिपीट हो रहा है जैसा लगेगा। ठीक है, तो स्टेटमेंट को जानेंगे क्या है, कुछ प्रैक्टिकल सिचुएशन में फिर से देखेंगे एग्जाम्पल के तौर पे। ओके, और आज के लेक्चर में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और एक टॉपिक, इसी टाइप से एक टॉपिक जिसको हम कहते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। ओके, जो कि न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए मैकेनिक्स में यूज होता है। इस चैप्टर में फ्री बॉडी डायग्राम के बारे में जानेंगे, इक्विलिब्रियम के बारे में जानेंगे और उससे रिलेटेड एक आध क्वेश्चन देखेंगे। ये आज के लेक्चर का मतलब टोटल कंटेंट्स होगा। तो सबसे पहले जानते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। जैसे कि पिछले क्लासेस में बताया गया है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, दीज आर द फाउंडेशंस। ओके, सबसे फंडामेंटल लॉज है ये फॉर क्लासिकल मैकेनिक्स, इन्हीं पे बेस्ड है। ठीक है, तो एक के बाद एक हर एक लॉ को जानते हैं। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम इसको भी लॉ ऑफ इनर्शिया कह सकते हैं। हम ये कहते हैं कि लॉ ऑफ इनर्शिया, अबाउट द इनर्शिया पहले गैलीलियो ने कहा था, ये सच है। पर फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी, जो कि फोर्स को एक और बार डिफाइन करने के लिए है, ये भी इनर्शिया से रिलेटेड ही बातें बताता है, इसलिए इसको भी हम लॉ ऑफ इनर्शिया कह सकते हैं। ठीक है, तो ये इनर्शिया को डिफाइन करता है, ऐसा कह सकते हैं। ये फोर्स को डिफाइन करता है, अगेन क्वालिटेटिवली, नॉट क्वांटिटेटिवली। क्वालिटेटिवली फोर्स है क्या, उस बात को ये फिर से बताएगा, पर क्वांटिटेटिवली और मैथमेटिकल आइडिया और अमाउंट ऑफ फोर्स के बारे में हम सेकेंड लॉ में जानेंगे। हर एक लॉ कुछ ना कुछ स्पेसिफिक बताता है फोर्स के बारे में, तो ये क्वालिटेटिव डेफिनेशन देता है फर्स्ट लॉ। ओके, तो ये लॉ कहता है, यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा है, नोट कर लेंगे। एवरीबॉडी कंटिन्यूज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अनलेस इट इज कंपेल्ड बाय एन एक्सटर्नल फोर्स। बताया गया था लास्ट क्लास में कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहेगा, मोशन में है तो यूनिफॉर्मली वैसे ही मूव करते रहना चाहेगा। ठीक है ना, अगर मोशन कर रहा है तो दैट मीन्स जिस डायरेक्शन में है उसी में रहना चाहेगा, जिस स्पीड से जा रहा है उसी स्पीड से रहना चाहेगा। ये उसका इनर्शिया वाला प्रॉपर्टी है। पर उस इनर्शिया वाले प्रॉपर्टी को ब्रेक करने के लिए जो एजेंसी काम में आता है, जो फिजिकल क्वांटिटी यूज होता है, वो है फोर्स। ठीक है, जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करता तब तक उसका स्टेट ऑफ रेस्ट चेंज नहीं होगा। अगर मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन वाला स्टेट चेंज नहीं होगा, जिस डायरेक्शन में जा रहा होगा उसी डायरेक्शन में ही जाता रहेगा जब तक उसके ऊपर फोर्स अप्लाई नहीं होता। तो इफेक्ट की ही बात की है फिर से फोर्स के बारे में, इसीलिए कह रहे हैं कि फोर्स को यहाँ पे व्हाट क्वालिटेटिवली डिफाइन किया जा रहा है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में। ठीक है ना, तो इसको कुछ ऐसे भी हम बोल सकते हैं, अनलेस इट इज कंपेल्ड बाय एक्सटर्नल फोर्स। इसको थोड़ा सा अलग वे में देखते हैं। मैं लिख रहा हूं समेशन, सी दिस समेशन ओवर, सॉरी सी दिस, अगर मैं लिखूं यहां पे समेशन ओवर एफ आई, समेशन ओवर एफ आई इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, एफ आई मतलब ऐसा मान के चलो वेक्टर F1 प्लस F2 ऐसे कंटिन्यू होगा इक्वल टू 0। इसका मतलब एक बॉडी है, कोई एक बॉडी, ठीक है, उसके ऊपर मोर देन वन बहुत सारे फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं अलग अलग डायरेक्शन से, इधर से एक, इधर से एक, इधर से एक, इधर से एक, बहुत सारे फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं। पर जब हम सभी फोर्सेस का वेक्टर समेशन कर देंगे तो हमें मिल रहा है 0। ओके, इसका मतलब है कि उस बॉडी के ऊपर नेट फोर्स 0 है। ये नेट फोर्स है ना, नेट फोर्स 0 है।
तो इसके इस स्टेटमेंट के साथ इक्वल हो गया वो। नो एक्सटर्नल फोर्स, फोर्स तो है पर नेट फोर्स 0 है। क्योंकि नेट फोर्स 0 है तो अब ये होगा कि अगर ये रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, अगर ये मूव भी कर रहा होगा, सपोज इस डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है विथ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, ओके, तो उसका स्पीड वही 5 मीटर पर सेकेंड ही रहेगा और उसका डायरेक्शन भी वही रहेगा जब तक उसके ऊपर कोई नेट फोर्स एक्ट ना करे। ठीक है ना। अगर कोई बॉडी, जैसे हम बाइक में जा रहे हैं, सपोज 60 किलोमीटर पर आवर से उसी स्पीड से ही स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, ठीक है, तो जब तक उसी स्पीड से जा रहा होगा तब तक हम क्या कहेंगे कि उसके ऊपर नेट फोर्स 0। कोई यहाँ पे पूछ सकता है सर नहीं, वहाँ पे तो उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे काम करता है। करे, कोई बात नहीं, मैं बोल रहा हूँ नेट फोर्स के बारे में। दूसरा भी तो फोर्स काम कर रहा होगा ना। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स है तो नॉर्मल रिएक्शन भी होगा, ओके, जो मोशन का डायरेक्शन है उसके अलावा कोई फोर्स नहीं होगा, ओके। पर हम एक चीज़ भी देखते हैं, सपोज एक बॉडी यहाँ पे है सीरीज, अगर एक बॉडी यहाँ पे है, यहाँ पे, ओके, एक बॉडी ऐसे है, ये मोशन कर रहा है, हम देखते हैं सपोज इसके पास पहले 10 मीटर पर सेकेंड इतना स्पीड है इसका। थोड़ी देर बाद हम देखें इसी का स्पीड हो गया 5 मीटर पर सेकेंड। थोड़ी देर बाद देखिए ये रेस्ट में आ गया, ओके। तो यहाँ पे कोई कहे कि हाँ ठीक है, इसको पहले फोर्स अप्लाई किया गया तो इसका मोशन स्टार्ट हुआ, तो ये मोशन स्टार्ट किया, 10 से जा रहा है 10 स्पीड से, फिर 5 मीटर पर सेकेंड हो गया, फिर रेस्ट में आ गया। तो यहाँ पे तो कोई फोर्स हमें नहीं दिख रहा है, पहले फोर्स दिया गया था, अब तो कोई फोर्स नहीं दिख रहा है, तो रेस्ट में क्यों आ गया? तो यहाँ पे फोर्स काम किया। कौन सा फोर्स काम किया? यहाँ पे दोनों सरफेस के बीच में ये फ्रिक्शन वाला फोर्स काम किया। फ्रिक्शन पता है ना, जो सरफेस के बीच में रहता है, लास्ट क्लास में बताया गया था। तो ये फ्रिक्शन यहाँ पे काम किया, ये है वो एक्सटर्नल फोर्स, वो उसके मोशन को रेस्ट में ले आया, तो वो तो फोर्स है ना। तो जो कि था गैलीलियो का स्टेटमेंट, जो कि एरिस्टोटल फैलेसी को दिखाता था कि जब तक कोई फोर्स एक्ट नहीं होता एक्सटर्नली, वो वैसे ही मूव करता रहेगा। उसको यूनिफॉर्मली मूव कराने के लिए बार बार हमें फोर्स देना नहीं है। फिर से फोर्स दे देंगे तो उसका स्पीड बढ़ सकता है, ऑपोजिट में फोर्स देंगे तो उसका स्पीड, उसका वेलोसिटी कम हो सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे फोर्स चाहिए स्टेट चेंज करने के लिए, रेस्ट का स्टेट हो या मोशन का स्टेट हो, उसको चेंज करने के लिए हमें एक्सटर्नल फोर्स मस्ट चाहिए। और एक बात यहाँ पे ऐसे ही बोल सकते हैं इसी से, उसका वेलोसिटी बोलेंगे ना, वेलोसिटी कांस्टेंट रह रहा है जब तक फोर्स अप्लाई नहीं करते। वेलोसिटी कांस्टेंट, इसका मतलब क्या होता है? एक्सेलरेशन 0। तो अगर नेट फोर्स 0 है तो उसके ऊपर नेट एक्सेलरेशन भी 0 होगा। फोर्स एक्सेलरेशन बहुत ही बेसिक बातें हैं, ये रिलेटेड रहते हैं, यहाँ तक कि उसका मैथमेटिकल रिलेशन भी हम देखेंगे नेक्स्ट लॉ में। पर ये बात है क्योंकि फोर्स नेट 0 है तो उसका वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, तो हम कहेंगे कि उस पर कोई नेट एक्सेलरेशन ही नहीं है। वेलोसिटी चेंज होता तब जाके एक्सेलरेशन होता, नहीं हो रहा है वेलोसिटी चेंज, तो उसके ऊपर नेट एक्सेलरेशन भी 0 होता है। क्लियर है ये बात? तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो यहाँ पे जो हम नेट फोर्स 0 कह रहे हैं, और एक बार जान लेते हैं, एक बॉडी के ऊपर नेट फोर्स 0, इसके ऊपर जितने भी फोर्सेस एक्टिंग हो, ठीक है, सभी फोर्स नेट फोर्स इक्वल टू 0 हम कह रहे हैं। इसका मतलब होता है अगर किसी बॉडी पे नेट फोर्स 0 है तो हम एक टर्म यूज करते हैं उसके लिए, वो बॉडी आ जाता है इक्विलिब्रियम में। किसमें आ जाता है? इक्विलिब्रियम में। अगर एक बॉडी के ऊपर नेट फोर्स 0 तो हम कहेंगे द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, इक्विलिब्रियम की बात। अच्छा, तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन या इस पर्टिकुलर इक्विलिब्रियम को लेके या फिर इसको रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चंस करने से पहले हम थोड़ा जान लेते हैं कि हम फ्री बॉडी डायग्राम किसको कहते हैं। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट समझ के इसको सीखना, क्योंकि न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए ये काम में आता है। हम जानेंगे कि हम फ्री बॉडी डायग्राम किसको कहेंगे। फ्री बॉडी डायग्राम बहुत ही इजी है, एक बार समझ गया तो। फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब होता है, सपोज एक बॉडी गिवन है, उसके ऊपर कुछ फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं,
ओके, एक सिस्टम दिया है पूरा, एक सिस्टम में वन बॉडी, मोर देन वन बॉडी हो सकता है। तो हम उनमें से किसी एक बॉडी के लिए फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना सीखेंगे। तो उस बॉडी पे कुछ फोर्सेस एक्ट हो रहे होंगे, ठीक है ना, कुछ फोर्सेस उस बॉडी पे एक्ट हो रहे होंगे। तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाने का ये रूल है, जैसे कि सपोज यहाँ पे एक बॉडी है, ठीक है, इसके ऊपर एक बॉडी रखा है, इसका मास स्मॉल एम है, इसका मास कैपिटल एम है, क्लियर, रखा है बस ऐसे रेस्ट में। तो कोई अगर पूछे कि इस स्मॉल एम वाले मास का, इस बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, ठीक है, तो हमें क्या करना है, उसके ऊपर कितने तो फोर्स एक्ट हो रहे हैं उनको हमें जानना पड़ेगा पहले। वो जानने के बाद हम इस बॉडी को, जिस बॉडी का डायग्राम बनाना है, उसको एक पॉइंट मास कंसिडर करेंगे। क्या करेंगे, एक पॉइंट मास कंसिडर करेंगे, ठीक है, स्मॉल एम, तो ये सपोज वो स्मॉल एम वाला मास हो जाए, एक पॉइंट मास, ठीक है। अब उस पे कौन कौन सा फोर्स एक्ट हो रहा है, उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटी वाला फोर्स एक्ट हो रहा है नीचे, m इंटू जी, पता है हमें, पता है ना, m इंटू जी नीचे एक्ट हो रहा है। तो इसको दिखा दो नीचे की तरफ डायरेक्शन से, डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है फोर्स का, ठीक है ना। और उस पर क्या एक्ट हो रहा है, रेस्ट में, मूव नहीं कर रहा है, ठीक है, रेस्ट में है। तो ये सरफेस है, हम पढ़े थे कॉन्टैक्ट फोर्स एक ठो सरफेस है, तो ये इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन दे रहा होगा n, ये इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन दे रहा होगा, ठीक है। और कोई फोर्स है स्मॉल एम पे, स्मॉल एम पे वो क्या फोर्स दे रहा है वो नहीं चाहिए हमें, उस पे जो फोर्स लग रहा है, कोई और फोर्स है नहीं। तो ये हो गया फ्री बॉडी डायग्राम। उस मास को पॉइंट मास मान लो और कितने फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं बस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग दिखा दो, दैट इज द फ्री बॉडी डायग्राम। क्लियर है यहाँ से? अच्छा, एक और देखते हैं एग्जांपल। कुछ ऐसे स्ट्रक्चर देखिए कभी, ओके, इसको कहते हैं पुल्ली। ऐसे ही प्रॉब्लम बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी करेंगे हम, ठीक है। इसको कहेंगे पट पुल्ली। तो पुल्ली में होता क्या है, ऐसे स्ट्रिंग रहता है, स्ट्रिंग रहेगा। सपोज उस स्ट्रिंग के थ्रू दो मासेस हैं, ये मास है m1, ये मास है m2, ठीक है, ऐसे बंधा हुआ है दोनों मास। यहाँ पे कहा गया मास m1 मास m2 के लिए फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करो, बस डायग्राम बनाने के लिए कहा गया है, दोनों मास के लिए फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है। तो क्या करेंगे, फोर्सेस को देखेंगे, पहले m1 के ऊपर, नीचे की तरफ m1 इंटू जी ग्रेविटेशनल फोर्स। अब स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग के लिए एक और कॉन्टैक्ट फोर्स लास्ट क्लास में डिस्कस किए हैं कि स्ट्रिंग रहता है और ऐसे अटैच रहता है तो टेंशन काम करता है, ठीक है। तो इस कॉन्टैक्ट से इस डायरेक्शन में यहाँ पे टेंशन T काम करेगा, क्लियर है? ये हो गया। कोई और फोर्स है उस पर? नहीं है, अभी तो कोई फोर्स हमें दिख नहीं रहा है। कितना हो गया? अच्छा, इस बॉडी के बारे में m2g नीचे है ग्रेविटेशनल फोर्स, इस पे भी इस तरफ टेंशन T काम करेगा और ये दोनों T सेम होगा। टेंशन, इसको नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट, टेंशन इज सेम इफ स्ट्रिंग इज सेम, ठीक है। सेम स्ट्रिंग अगर है, कनेक्टेड स्ट्रिंग, तो उसी स्ट्रिंग में जहां जहां भी टेंशन देखेंगे एक ही होगा उसका वैल्यू, सेम टेंशन, एक ही स्ट्रिंग। स्ट्रिंग दो हो गया तो वहां पे टेंशन का अमाउंट चेंज हो जाता है, इसको नोट कर लेंगे, ठीक है। तो अब उसके लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। पहले m1 के लिए उसको मान लेते हैं पॉइंट मास m1, नीचे की तरफ m1g, ऊपर की तरफ T, हो गया, और कुछ नहीं। m2 सेम काम करना है, नीचे की तरफ m2g, ऊपर की तरफ टेंशन T। समझ में आ रहा है? ऐसे बनाना है फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है। एक और एग्जाम्पल्स बहुत सारे देख सकते हो, बुक्स में भी दिया रहता है, ठीक है। कुछ इंपोर्टेंट ही बातें नॉर्मली कुछ जानने के लिए ही बताया जा रहा है। सपोज ऐसे कुछ है, एक सरफेस, इंक्लाइन सरफेस बोलेंगे, है ना, ये थीटा एंगल, क्या बोलेंगे इसको? इंक्लाइन सरफेस, मतलब हॉरिजॉन्टल के साथ एक एंगल में इंक्लाइंड होके है, इसलिए इस सरफेस को बोलेंगे इंक्लाइन सरफेस। सपोज यहाँ पे एक बॉडी है, उसका मास है m, ठीक है। तो इसके ऊपर भी रेस्ट में है वो, तो इसके लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है हमें, ठीक है ना। तो इसके ऊपर क्या क्या फोर्स काम करेगा, देखो, ये एक तो फोर्स होगा, इसका पूरा डाउनवर्ड,
m इंटू जी। ओके, ऐसे मत m इंटू जी मत कर देना, ठीक है ना, वर्टिकली डाउनवर्ड होता है m इंटू जी। पर नॉर्मल रिएक्शन किस तरफ होगा, इस तरफ होगा नहीं, दोनों सरफेस है, सरफेस के साथ परपेंडिकुलर में नॉर्मल रिएक्शन होता है। ये सरफेस है ना, सरफेस के साथ ऐसे परपेंडिकुलर नॉर्मल रिएक्शन होता है, ठीक है। तो अगर रेस्ट में है तो इतना फोर्स भी सफिशियंट है, उसको रेस्ट ऐसे मान लेते हैं, ये हो गया mg और ऐसे है नॉर्मल रिएक्शन। ये हो गया फ्री बॉडी डायग्राम, अगर ये एंगल वगैरह पता है तो हमें ये क्लियर है, इतना ही हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे कंपोनेंट पे डिवाइड करें, किसको किसको कंपोनेंट करेंगे, mg को कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं देखो, सी दिस क्लियरली, ये थीटा एंगल है 90 डिग्री दिख रहा है, ये थीटा तो ये 90 डिग्री है ना, ये वाला एंगल कितना होगा, दिस इज 90 माइनस थीटा, क्लियर है, ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा। अगर ये 90 माइनस थीटा है तो सपोज इस लाइन के साथ ऐसे इसको इस तरह एक लाइन ड्रॉ किया गया, दिख रहा है लाइन, इसको एक लाइन पूरा ड्रॉ किया गया, ये 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल भी तो पूरा का पूरा 90 है ना, ठीक है ना, तो ये एंगल कितना होगा, इतना एंगल, ये भी थीटा होगा ना। और समझने के लिए है, इसको बहुत बार यूज करना है न्यूमेरिकल्स में, इसलिए जान लो, ये थीटा, तो ये लाइन ड्रॉ किए वर्टिकल वाला, ये वाला लाइन ड्रॉ किए, ये एंगल हो गया थीटा, ये थीटा तो ये भी थीटा। अब इस mg फोर्स को रिजोल्यूशन कर दो, कंपोनेंट में डिवाइड कर दो, ये mg ये थीटा, तो इस तरफ हम लिख सकते हैं mg cos थीटा, लिख सकते हैं mg cos थीटा। अब देखो ये अगर mg cos थीटा है तो इसके साथ 90 डिग्री, मतलब इस सरफेस के अलोंग इस तरफ, सरफेस के अलोंग इस तरफ होगा, ये होगा mg sin थीटा। पता है ना रिजोल्यूशन, mg वेक्टर को दो कंपोनेंट्स में रिजोल्व कर दिए, थीटा एंगल के साथ अटैच होके जो डायरेक्शन दैट इज mg cos थीटा, और परपेंडिकुलर दूसरा वाला जो रहा डायरेक्शन दैट इज mg sin थीटा। तो अब इस mg को दिखाना कोई नेसेसरी है ही नहीं, अब चाहिए ही नहीं हमें mg, उसको डिवाइड कर दे दो कंपोनेंट में, तो उस मास m के लिए ऐसा भी यूज कर सकते हैं, ये मास m हो गया, ठीक है, तो ऐसा भी दिखा दो, ये नॉर्मल रिएक्शन, इसी के ऑपोजिट में mg cos थीटा, ओके, और इस mg cos थीटा के साथ 90 डिग्री बना के mg sin थीटा, ठीक है। तो थीटा क्या है उसको दिखाने के लिए बस यहाँ पे हम दिखा देंगे, ये वाला है थीटा, ये भी हो सकता है फ्री बॉडी डायग्राम, ओके, सभी फोर्सेस को उसके ऊपर दिखा देना, ये होता है फ्री बॉडी डायग्राम। क्लियर है, इतना फ्री बॉडी डायग्राम बनाना आ गया। अच्छा, अब जानते हैं इक्विलिब्रियम से रिलेटेड एक आध क्वेश्चन करते हैं, इक्विलिब्रियम से रिलेटेड एक आध क्वेश्चन, ओके, इक्विलिब्रियम से रिलेटेड, इक्विलिब्रियम मतलब नेट फोर्स जीरो, जो कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में होता है, नेट फोर्स उस पर जीरो। तो सपोज एक बॉडी है, इंक्लाइन वाला ही लेते हैं, ठीक है, इंक्लाइन वाला हो गया, यहाँ पे एक बॉडी है, उसका मास है 2 kg, कितना है 2 kg, ये सपोज है 30 डिग्री एंगल, ये एंगल है 30 डिग्री। तो यहाँ पे कहा गया है इफ दिस मास, क्वेश्चन ऐसा है, इफ दिस मास इज इन इक्विलिब्रियम, then find normal reaction on it. If this mass is in equilibrium, then find what? Normal reaction on it. ये है क्वेश्चन, ये इक्विलिब्रियम में है, और एक इन्फॉर्मेशन लिख देते हैं, स्मॉल g इक्वल टू यूज करते हैं, चलो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, उतना यूज करेंगे। क्लियर है, इतना इन्फॉर्मेशन गिवन है, कैपिटल एन नॉर्मल रिएक्शन निकालना है। कैसे एक्ट करेगा डायग्राम बना सकते हैं, इसके ऊपर ये नीचे की तरफ m इंटू जी एक्ट करता है, अभी बनाए हैं, इस डायरेक्शन में काम करेगा mg cos 30 डिग्री होगा ना, ये 30 तो ये एंगल 30 डिग्री हो जाएगा, तो mg cos 30 डिग्री इस तरफ, इस बॉडी पे इस तरफ काम करेगा mg sin 30 डिग्री, दिख रहा है mg sin 30 डिग्री, ठीक है। तो
और कैपिटल एन ये काम करेगा इस तरफ कैपिटल एन काम करेगा। ओके, तो यहाँ पे ये बॉडी क्या है, इक्विलिब्रियम में है। अब देखो mg cos 30 इस तरफ, कैपिटल एन इस तरफ। अगर ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो नेट फोर्स जीरो, उस पे नेट फोर्स जीरो ना। अब देखो नेट फोर्स जीरो मतलब इस डायरेक्शन में भी नेट फोर्स जीरो, इस डायरेक्शन में भी नेट फोर्स जीरो, दोनों 90 डिग्री में है ना दोनों डायरेक्शन। अगर f जीरो है तो हम कह सकते हैं fx इक्वल टू जीरो एंड fy इक्वल टू ऑल्सो जीरो। x डायरेक्शन में भी टोटल फोर्स जीरो, y डायरेक्शन में भी टोटल फोर्स जीरो। वही बात है यहाँ पे, अगर इस पे नेट फोर्स जीरो है तो इस डायरेक्शन में भी नेट फोर्स जीरो, इस डायरेक्शन में भी नेट फोर्स जीरो। पर हमें चाहिए नॉर्मल रिएक्शन, तो ये वाला डायरेक्शन लेना ही नहीं है। कोई डाउट अगर करेगा तो इस डायरेक्शन में तो एक फोर्स एक्ट हो रहा है, और कौन सा फोर्स है जो इसको जीरो करेगा, तो यहाँ तो कुछ फ्रिक्शन भी तो रहेगा ना, वो फ्रिक्शन इसको जीरो कर रहा है, वो फ्रिक्शन इसको जीरो कर रहा है, ठीक है ना। तो हमें बस n चाहिए, तो इतने को ही लेते हैं कि अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो इन दोनों फोर्स का वेक्टर समेशन n और mg cos 30 का वेक्टर समेशन भी जीरो होगा। और वेक्टर समेशन मतलब यहाँ पे कैसे हो रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन है और दोनों का रिजल्टेंट जीरो दे रहा है, यही काम है ना। ऑपोजिट डायरेक्शन में रिजल्टेंट जीरो दे रहा है मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, तो n इक्वल टू mg cos 30 होगा, तभी तो ये हो रहा है। n इक्वल टू mg cos 30 होगा तब जाके तो दोनों का मैग्नीट्यूड, दोनों का रिजल्टेंट जीरो बन रहा है। ओके, सो इट इज 2 इंटू 10 इंटू ये हो गया √3/2, तो 10√3 न्यूटन होगा। ओके, 10√3 न्यूटन होगा यहाँ पे, व्हाट, कैपिटल N, नॉर्मल रिएक्शन अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो। समझ में आ रहा है? ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं इक्विलिब्रियम से या फ्री बॉडी डायग्राम से। एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन कुछ ऐसे है, सपोज यहाँ से एक स्ट्रिंग है, ओके, और ये एक मास है, ठीक है। मास सपोज उसका हो गया 2 kg, ओके, और एक तो स्ट्रिंग है और एक तो मास है, ये मास हो गया 1 kg, दिख रहा है, ये सपोर्ट है, एक मास 2 kg, एक मास है 1 kg। तो यहाँ पे कह रहा है इफ दिस सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, इफ दिस सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, फाइंड टेंशंस, फाइंड टेंशंस ऑन द स्ट्रिंग्स। टेंशंस, 2 टेंशंस यहाँ पे होगा, क्योंकि ये एक स्ट्रिंग नहीं है, ठीक है ना, एक स्ट्रिंग से ये कनेक्ट है, नेक्स्ट और एक स्ट्रिंग से ये कनेक्ट है, तो अलग अलग स्ट्रिंग है, तो 2 टेंशन होगा। तो ये जैसे बॉडी है तो इस तरफ इसका टेंशन T1 सपोज, तो सेम स्ट्रिंग है, तो इस कॉन्टैक्ट से इस तरफ भी ये T1, इस कॉन्टैक्ट से इस तरफ इसको T2 लेंगे, इस कॉन्टैक्ट से इस तरफ इसको T2, सेम स्ट्रिंग में सेम टेंशन। तो T1 और T2 को निकालना है अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो इस मास को लेते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ इसका। मास 1 kg हो गया, नीचे की तरफ इसका काम करेगा m इंटू जी, इसका काम करेगा, अच्छा जी को भी यहाँ पे भी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना है, ठीक है। अब इक्विलिब्रियम में है, कितना फोर्स है, एक T1 हो गया, एक mg हो गया, इक्विलिब्रियम में है तो दोनों का रिजल्टेंट जीरो, दैट मीन्स T1 इक्वल टू m इंटू जी इक्वल टू ये 1 हो गया मास, 1 इंटू 10, सो इट इज 10 न्यूटन, ठीक है। अब T2 तो इस बॉडी के ऊपर देखते हैं, ठीक है ना, इस बॉडी के ऊपर फोर्सेस देखो, 2 kg वाला मास है, ये मास है 2 kg वाला, इस पे कितना तो फोर्स है, नीचे की तरफ है एक ठो m इंटू जी, एक ठो काम करेगा 2 kg वाले मास के लिए, और एक ठो फोर्स नीचे है, देखो कितना है, T1 भी तो है, ये टेंशन भी तो काम कर रहा है ना यहाँ से, ठीक है, और ऊपर की तरफ एक है T2, अब ये रेस्ट में है मतलब इक्विलिब्रियम में है, तो नेट फोर्स जीरो, तो ऊपर वाला फोर्स इक्वल टू नीचे वाला फोर्स, तो T2 विल बी इक्वल टू T1 प्लस mg, समझ में आ रहा है, नीचे T1 प्लस mg, नीचे ऊपर T2, सो T2 विल बी, T1 कितना आया पहले 10 मिला है हमें, प्लस m इंटू जी मतलब 2 इंटू 10, सो दिस विल बी 30 न्यूटन होगा, तो T2 30 न्यूटन होगा और T1 10 न्यूटन होगा।
तो ऐसे बनते हैं क्वेश्चंस इक्विलिब्रियम या फ्री बॉडी डायग्राम से। फ्री बॉडी डायग्राम को आगे भी बहुत बार यूज करना है, और ये बहुत से टाइप के मैकेनिक्स में और इस लॉज ऑफ मोशन वाले चैप्टर में बहुत से इंटरेस्टिंग, कॉम्प्लिकेटेड और क्या कह सकते हैं, बहुत से टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं। आगे आगे पढ़ते जाएंगे, डिफरेंट कंसेप्ट तो सीखेंगे, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन समझ में आया, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस फ्री बॉडी डायग्राम से बनते हैं। ओके, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लॉ में जाएंगे, दैट इज द सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ओके, थैंक यू।